जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म स्रोत सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है सीटेट की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है, यानी कि 7 जुलाई। तो उसी को देखते हुए आज महत्वपूर्ण हम सीटेट के हिंदी के क्वेश्चन और एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आए हैं। आखिरी समय में ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से इन सभी के सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 15-20 सालों से हर बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये सभी के सभी हिंदी प्लस एसएसटी, इन दोनों सब्जेक्टों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? तो वो कौन सी विधि होती है, चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे, वो विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। याद रखेंगे, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि। अच्छे से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक स्थान है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं पहले। खेल भाषा को विस्तार देता है। क्या देता है? खेल भाषा को विस्तार देता है। किस प्रकार से देता है, चलिए बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, खेल के मैदान में विभिन्न लोगों से आपका मेल जोल होता है। बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग भाषाओं के। तो वहाँ पर आपको नई नई भाषाएं और नई नई कला सीखने को मिलती है। इसीलिए वहाँ पे आपका खेल भाषा को विस्तार देता है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। चलिए जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, याद रखेंगे, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर सरलतापूर्वक याद करवाना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये नहीं है। ठीक, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। कैसा होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो कैसा होना चाहिए, तो याद रखेंगे, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। यानी कि बच्चों को खुद ब खुद कुछ सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो क्या है? चलिए जान लेते हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? वो होगा प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान कितना महत्वपूर्ण होता है, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे, आंशिक रूप से होता है। ठीक है, क्या होता है? भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान किस प्रकार होता है? आंशिक रूप से होता है। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे, कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल का एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, भाषाई जो कौशल होता है वो एक साथ सीखा जाता है, ना कि क्रम वाइज सीखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि भाषा हम सीखते हैं तो उनमें होने वाली गलतियों में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो याद रखेंगे जो भाषा हम सीखते हैं उसमें होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, ना कि स्थायी होती है। ठीक है, जो भाषा हम सीखते हैं यानी कि ऑप्शन सी आपका ये सत्य नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, ना कि स्थायी। यानी कि हम जो भी भाषा सीखते हैं उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं और बाद में उस गलतियों को सुधारते भी हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे सुधार रहे हैं तो वो गलतियां अस्थायी है, और अगर हम गलतियां नहीं सुधार पाते हैं तो उसे स्थायी कहा जाता है। लेकिन भाषा धीरे धीरे इंसान सीखते सीखते और अच्छी सीखते चला जाता है। ठीक है, तो ये अस्थायी है, ना कि स्थायी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं, किसे सर्वोपरि मानते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ठीक है, याद रखेंगे बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, पहले और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षक को भी समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहले और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षक को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों के लेखन में परिपक्वता। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों के लेखन में परिपक्वता। ठीक, आपका आंसर होगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्यों जरूरी है? चलिए जान लेते हैं। तो किस लिए जरूरी है? बच्चों की भाषाई पूंजी है वो। ठीक है, बच्चों की भाषाई पूंजी है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों की भाषाई पूंजी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की जो भाषा होती है वो अपनी कक्षा में स्थान इनको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चों का ज़्यादा समय जो होता है वो अपने परिवार में ही बीतता है, और वो इसलिए वो अपनी भाषा को बहुत अच्छे से सीख लेता है। ठीक, तो उसको अपनी भाषा में कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चों की भाषाई पूंजी है। आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? तो याद रखेंगे सीखने को विस्तार देना। ठीक है, सीखने को विस्तार देना, यानी कुछ भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक उसे सीखना देना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन यानी कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, क्या होता है? समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक, याद रखेंगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने समाज और आसपास के वातावरण से ही भाषाओं को अर्जन करते हैं अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा के विकास में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कौन सा कथन है? तो याद रखेंगे भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष जो है ये भाषा के विकास में ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होगा। विभत्स रस का स्थायी भाव होगा तो क्या होगा? याद रखेंगे तो क्या होगा इसका स्थायी भाव? क्या होगा? विभत्स रस का जुगुप्सा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा?
जुगुत्सा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो याद रखेंगे करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होगा, शोक जो होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से, चलिए देख लेते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा व्योम। क्या होगा, ऑप्शन सी व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा। अच्छे से नोट डाउन करें इसको सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है फूल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जान लेते हैं फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। इसमें से तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा किसका पर्यायवाची है, तो ये पुत्री का। ठीक, पुत्री का पर्यायवाची क्या है, वो तनुजा है। बाकी सुमन, कुसुम, पुष्प ये सभी फूल के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। संभवतः आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये, हिंदी प्लस SST आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कापाल का समानार्थी शब्द है। कापाल का समानार्थी शब्द है क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्द, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, कापाल, तो याद रखेंगे माथा। माथा जो है वो कापाल का समानार्थी शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी तिमिर। तिमिर जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। तो ऋणात्मक का विलोम शब्द है क्या होगा, ऋणात्मक का विलोम शब्द, तो याद रखेंगे घनात्मक। ठीक है, धनात्मक जो है वो ऋणात्मक का विलोम शब्द है, क्या है, धनात्मक। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे निष्कलुष। क्या होगा, ऑप्शन सी निष्कलुष जो है वो कलुष का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चिरंजन का विलोम शब्द होगा। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी नस्वर जो है वो चिरंजन का विलोम शब्द है। क्या होगा, नस्वर जो है वो चिरंजन का विलोम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सन्यासी, आगे क्या कहता है सन्यासी का विलोम शब्द होगा। तो सन्यासी यानी कि जो अपने घर को त्याग देता है, तो उसका विलोम क्या होगा, घर में रहने वाला यानी कि गृहस्थ। ठीक है, ऑप्शन सी गृहस्थ सन्यासी का विलोम शब्द है, याद रखेंगे, विपरीत अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक यानी कि कोई चीज़ का निश्चय हो, यानी कि उस चीज़ का हमें अच्छे से पता हो कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो क्या में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कुछ, कौन, ये सभी क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये अनिश्चय है। निश्चय क्या है, यह चीज़ मेरी है, यानी कि उसको पता है कि यह चीज़ मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखेंगे सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि जो रेड कलर का बुढ़ापा छपा हुआ है इसमें, तो इसकी संज्ञा बताइए। तो कौन सी संज्ञा होगी, तो बुढ़ापा जो है वो भाव प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द इसमें से बहुवचन है। माता, लड़का, किताब, ये सब क्या है, एक वचन है। पर प्राण क्या है,
बहुवचन है, ठीक है, याद रखें। प्राण क्या है, बहुवचन है। चाहे एक इंसान की प्राण जाए, चाहे 100 चाहे लाख लोगों की, तो सिर्फ प्राण ही लिखा जाता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान से मतलब होता है जुदाई, यानी कि अलग हो जाए बिल्कुल। तो किस वाक्य में अपादान कारक है, तो याद रखेंगे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक, हिमालय से गंगा निकलती है तो वो सीधा जाके नीचे पहुंचती है, नीचे गिरती है, ठीक, यानी कि अलग हो जाती है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका अपादान कारक होगा, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब आते हैं आपके लिए सीटेट यानी कि सीटेट के सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन, सोशल साइंस के। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए अब सोशल साइंस के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वो कौन सा आंदोलन था, तो याद रखेंगे बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, बारदोली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में यानी कि जिस क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं वहाँ की भवनों की आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे त्रिभुजाकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, त्रिभुजाकार, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका त्रिभुजाकार होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो उन्होंने की थी बाइबिल की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विशेष ऊंचाई, ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, विशेष ऊंचाई कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो याद रखें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो किसको माना जाता है लोकतंत्र का प्राण, राजनीतिक दल को, ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो याद रखेंगे जयशंकर नारायण, ठीक है, याद रखेंगे किसने किया था, जयशंकर नारायण ने किया था, याद रखेंगे किसने, जयशंकर नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौनों का उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो वो संभावनाएं किस राज्य में है, तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है, तो किसका बढ़ा हुआ है, आर्सेनिक, ठीक, ऑप्शन सी आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है, ठीक, संकेंद्रण आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी चीन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है,
भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो याद रखेंगे 1990 में हुई थी। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। कब? 1990 के दशक में, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूंजी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो याद रखेंगे श्रमिक वर्ग का हुआ। किसका हुआ? श्रमिक। ठीक है, यानी कि मजदूरों का, श्रमिक वर्ग के लोगों का पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, यानी कि क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। ठीक, कब? 1881 में, 1888। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक, याद रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? वो दो देश कौन से थे? तो याद रखेंगे वो थे रूस और जर्मनी। ठीक, याद रखेंगे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? तो याद रखेंगे वर्षा की अधिकता, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा अगर होती है तो नदियों में बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उस ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे विशेष ऊंचाई कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? विशेष ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो याद रखिएगा 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, कितने? 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और बाकी ये दोनों लोग इनके सदस्य थे। ठीक, कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, ये दो लोग सदस्य थे और B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद इसमें से कोई भी सदस्य नहीं थे। ठीक, प्रारूप समिति के। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, इस प्रकार से करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? यानी कि किस देश की विशेषता है कानून के शासन की? तो याद रखेंगे कानून के शासन की विशेषता किस विशेष की विशेषता है? तो USA देश की है। ठीक है, याद रखेंगे USA देश की है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है क्या है?
लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, तो ये आधारित था साइमन कमीशन पे। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए साइमन कमीशन पे आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935। किस पे, साइमन कमीशन पे। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो याद रखेंगे किसे कहा था, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अगर अनुच्छेद पूछेगा आपसे तो अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा 32 को कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, यानी कि भारत में एकल नागरिकता चलती है, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा, तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। याद रखेंगे, भारत में एकल नागरिकता चलती है तो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये इंग्लैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो अपनाई जाती है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखेंगे यूएसए से। ठीक है, अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 61। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61 भी आप लोग याद कर लेंगे, अनुच्छेद 61 के द्वारा की लगाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे हमारे, यानी कि मूल अधिकार थे, शुरुआत में कितने थे, तो वो थे 7। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। पर वर्तमान में आपसे पूछेगा तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 6। 6 कैसे हो गए, एक कम कैसे हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में। ठीक, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या किया गया, संपत्ति का एक अधिकार था। ठीक है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार था जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। जिस प्रकार से अब कितने हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानून का अधिकार, कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं किस संविधान, यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। याद रखेंगे, किस देश के संविधान से, यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, भारतीय संविधान थे। तो ये थे दोस्तों सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी और एसएसटी के क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, सभी के सभी क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।